बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो ऑनलाइन लैब परफॉर्म कर रहे थे उसमें हमने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वर्ड के फीचर्स को यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मली जब भी आप किसी भी जगह पे उसको सेंड करते हैं फॉर पब्लिकेशन या फॉर एनी रेफरेंस, तो उस वक्त उन्होंने भी आगे आपसे कहा हुआ होता है कि आप रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसको लिख के दें। तो रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, उसके फीचर थोड़े से बताए थे। आज हम उससे ज़रा आगे चलेंगे क्योंकि अभी हम दोबारा वापस तो नहीं आए इन फिजिकली इन द लैब, तो हम वो फिजिकल काम तो नहीं कर सकते। तो हमने जो फिजिकल काम करने के बाद उसको एवेल्युएट करना है, थोड़ा सा हम उसके बारे में आइडिया ले लें। आपके सामने इस वक्त मैंने वो एक शीट खोली है जो हमने 9th सेमेस्टर में एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा काम किया था। हमने जो एक्सपेरिमेंट था हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का, तो उसको हम परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके लिए फिर हमने जो कैलकुलेशन की थी, ये शीट वो वाली है, ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए है कि हमने थोड़ा सा काम किया है जब हमने एक एनालिसिस परफॉर्म किया था। उसमें मैंने आपको 2 ड्रग्स की एग्जांपल दी थी, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करें ताकि आपके जरा जेहन में आ जाए कि पहले हमने क्या किया हुआ है, फिर हम जरा अगला काम शुरू करते हैं नए सिरे से। तो वो फिर नई फाइल दोबारा बनाएंगे, नई फाइल दोबारा से हम जनरेट करके तो नया एनालिसिस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी इससे अवेयरनेस हो सके। अच्छा, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस वन, ये हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का एक्सपेरिमेंट था। तो 2 ड्रग से 2 एनालिसिस की एग्जांपल आपको दी गई थी। फॉर एग्जांपल एक ड्रग आपको पैरासीटामोल दी गई थी, तो पैरासीटामोल का आपने लॉग पी फाइंड करना था, यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डाइल्यूशन हमने ये करना था कि हमने डाइल्यूशन बनानी है सबसे पहले, और उसका हमने स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करना है। तो स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करने के लिए हमने कोई एक डाइल्यूशन का मेथड यूज किया, हमने एक स्टॉक सोल्यूशन बनाया, हमने एक वर्किंग सोल्यूशन बनाया, हमने फिर उससे डाइल्यूशन बनाए। याद होगा आपको डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, वर्किंग एंड डाइल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन वो था जिसमें हमने सॉलिड को इन अ सॉल्वेंट डिसॉल्व किया है, वर्किंग सोल्यूशन वो था जिसमें हमने सॉल्वेंट को इन अ सॉल्वेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट किया है, और डाइल्यूशन वो थी जो हमने किसी सेट पैरामीटर के ऊपर आइदर सीरियली या फिर हमने उसको एक डिफाइंड कंसंट्रेशन के ऊपर हमने उनको डाइल्यूट कर दिया। तो ये डाइल्यूशन थी। तो एक एनालिसिस में हमने पैरासीटामोल ली, एक में हमने मेटफॉर्मिन ली। हमने 2, 4, 6, 8, 10 की जो है वो बनाई डाइल्यूशंस इन द केस ऑफ पैरासीटामोल, और इन द केस ऑफ मेटफॉर्मिन 2, 4, 8, 10 और 20 की बनाई। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट पैरामीटर था, ये जरूरी नहीं था कि एक ही सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, तो वो सेट पैरामीटर हमने ये एक डायरेक्शन बनाई। अच्छा, उसको हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ उसकी अब्जॉर्बेंस ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हमने 236 के राउंड अबाउट हमने उसकी अब्जॉर्बेंस ली, या 218 पे भी देता है ये अपना लैम्डा मैक्स। तो जो लैम्डा मैक्स है उसके ऊपर हमने इसकी अब्जॉर्बेंस ली। तो अब्जॉर्बेंस के बाद हमने उसको अब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे 2 डिफरेंट कॉलम्स में इन डिफरेंट रोज लिख दिया। हमने हेडिंग दी एक कॉलम में, दूसरे में दूसरी हेडिंग, यानी कि एक में हमने कंसंट्रेशन की हेडिंग दी है, जितनी कंसंट्रेशन हमने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोग्राम पर एमएल हमने बनाई है, तो माइक्रोग्राम पर एमएल की कंसंट्रेशन की हेडिंग दी है इन सेपरेट सेल। सेपरेट सेल में हमने अब्जॉर्बेंस की हेडिंग दी है। अब उस सेपरेट कॉलम में जिस सेल में हमने दी है कंसंट्रेशन, उसका जो कॉलम है उसमें हमने सेपरेट सेल में इंडिविजुअल जो कंसंट्रेशन हमने बनाई हैं उनको राइट कर दिया है। तो ये इंडिविजुअली सिंगल सेल जो है वो एक ही वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। फिर उनके सामने हमने एक इन अनदर सेल उसके सामने इसलिए लिखा है हम ताकि इसका ग्राफ बनाए तो हम इजीली इसको सिलेक्ट कर सकें। उसके सामने अब्जॉर्बेंस जहां पे हेडिंग दी थी उसके नीचे हमने कॉलम में उनके बिल्कुल नेक्स्ट सेल्स में उसकी अब्जॉर्बेंस राइट कर दी है। फिर हमने क्या किया, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, जितना पोर्शन हमने ये राइट किया हुआ है
अब्जॉर्ब कंसंट्रेशन अगेंस्ट अब्जॉर्बेंस। फिर हम इंसर्ट में गए हैं, ये जो इंसर्ट होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का, उसमें इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक सेक्शन जो कि चार्ट का सेक्शन है वो नजर आएगा। चार्ट्स के सेक्शन में डिफरेंट चार्ट्स हैं जो कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में आप, क्योंकि हमने ऊपर ट्रेंड लाइन खुद से ड्रा करनी है, तो इसलिए हम एक स्कैटर चार्ट ऐसा करेंगे जिसमें सिर्फ डॉट्स हो, कोई लाइन ना हो। इसमें स्कैटर चार्ट में लाइन वाला भी है विद मार्कर्स, जो मार्कर जो कि जहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मार्कर कहलाते हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे अब्जॉर्बेंस के हैं वो उसके ऊपर मार्क हुए होंगे, उसके साथ है। लेकिन विदाउट मार्कर भी है, स्मूथ लाइन, यानी कि मार्कर के बगैर एक लाइन लग जाएगी, तो ये नहीं हमें चाहिए। जिगजैग लाइन लग जाएगी, यानी कि वो कर्व की तरह की लाइन नहीं लगेगी, वो जिस तरह से कनेक्शन होता जा रहा है उस तरह की लाइन लगेगी। इस तरह हो सकता है। तो ऐसी कुछ हैं, वो बबल्स की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है कि वो सिर्फ बबल्स, बड़े बड़े बबल बन जाए, उसमें उसका कोई कलर डिफरेंट हो जाए, इस तरह से किया जाए। लेकिन आप ये चूज करें फर्स्ट वन, हम अगर इसको चूज करें तो ये इस तरह से कर्व एक बन जाएगा, यानी कि कर्व नहीं बना, यानी कि एक डॉट लाइन, डॉटेड डॉट्स लग गए, मार्कर लग गए जो भी अब्जॉर्बेंस के थे। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्लस का निशान होता है, इसको क्लिक करके तो ट्रेंड लाइन के सेक्शन में जाना है। हम ट्रेंड लाइन के सेक्शन में गए और मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक साइड पे बार खुल जाएगी जो कि फॉर्मेट ट्रेंड लाइन के, ट्रेंड लाइन को आप फॉर्मेट करें तो वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा, लीनियर पे क्लिक करेंगे क्योंकि लीनियर लाइन हमें रिक्वायर्ड है, हम लीनियर लाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन द चार्ट, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल इतने के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम पे भी जा सकते हैं। तो कस्टम में आप कितना पीरियड शुरू से शुरू करना चाहते हैं, कितना एंड पे शुरू करना चाहते हैं, ये 4 और ये फॉर एग्जांपल 8, इस पे अगर हम इसको लगा दें तो ये इस तरह से लाइन उसने जहां तक आपने पीरियड बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड 8 तक हमने जाना था तो हम बैकवर्ड इतना चले गए, तो ये कस्टम भी लगाई जा सकती है। आप इसको कस्टम को ख़त्म कर दें और आप, ये उस वक्त है जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं बायोफार्म का, तो उसमें जब आपने यूज़ करना होता है कि हमने एलिमिनेशन फेज जो है आखिरी 3 पॉइंट ढूंढे हैं, इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करना है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, तो उस वक्त फिर हम यहाँ से कस्टम में से फिर कितना बैकवर्ड लेके जाना है, कहाँ से वो बैकवर्ड शुरू करना है। तो 4 से हमने शुरू की यहाँ पे, तो 4 से उसने लाइन लगाना शुरू की। हम इसको 10 से शुरू करते, फॉरवर्ड 10 से, और बैकवर्ड हम 6 से छोड़ देते, तो और बैकवर्ड हम इसको लेके जाते यानी कि 0 तक, तो फिर ये 0 तक लाइन लगा देता है उसकी, 8 से शुरू करके, उस अगले काउंट ना करते। अच्छा चलें ये छोड़ें, तो अब हमारा काम ये था कि हमने इसके ऊपर एक इक्वेशन ले ली और आर स्क्वायर की वैल्यू ले ली। इक्वेशन क्या इंडिकेट करती है, इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। y एक्सिस की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल फॉर एनी कंसंट्रेशन, y पे हमारी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 12 जो आपको नजर आ रही है 2 4 6 8 10 ये कंसंट्रेशन है, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमारी कंसंट्रेशन है, और ये वाई एक्सिस है जो कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.56 ये सारी अब्जॉर्बेंस है। तो वाई पे अब्जॉर्बेंस है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी बता रही है कि अब्जॉर्बेंस ऑफ एनी कंसंट्रेशन जो कि x है वो रिलेट करती है इन द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एक्स जो है वो स्लोप ऑफ द कर्व है और b जो है वो उसका इंटरसेप्ट है, जहां पे y पे इंटरसेप्ट कर रही है आपकी वैल्यू, y पे ये लाइन जहां इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये इक्वेशन जो उसके ऊपर फिर लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है 0.0509x, तो 0.0509 जो है ये इसका m है, यानी कि ये इसका स्लोप है। तो हमने एक में m लिखा और उसमें हमने उसकी स्लोप की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये 0.0509 हमने यहाँ पे लिख दिया m में, ये सेपरेट सेल में, m हेडिंग सेपरेट सेल में है, उसकी वैल्यू सेपरेट सेल में है। फिर b जो है वो 0.0505 था, वो b हमने एक हेडिंग दी और उसके नीचे 0.505 जो है वो हमने उसके अंदर लिख दिया।
अच्छा, ये कर्व उस वक्त वैलिड है जब आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 0.999 आ रही होगी। तो अगर ये वैल्यू 0.999 नहीं आ रही तो इस मीन्स कि आपकी कोई ना कोई डायल्यूशन में फर्क है, तो आपको डायल्यूशन दोबारा बनानी है और उसका दोबारा एनालिसिस करना है। ये एटलीस्ट ट्रिप्लीकेट में होनी चाहिए जब भी आपने एनालिसिस करना है। तो ट्रिप्लीकेट वैल्यूज जिसको आपने एवरेज लिया हुआ है उसको आप ड्रा करेंगे। तो इट मीन्स कि आपने एरर प्रेसिजन जो होती है वो आपने मेंटेन रखी है। तो उसके बाद अगर ये 0.999 आ रही है, नॉर्मली फिर ही आती है 0.999, एक दफ़ा के एनालिसिस में ये 0.999 पॉसिबल नहीं होती। आपने 3 एनालिसिस किए हैं तो फिर तीनों का एवरेज लिया है तो फिर आपकी 0.999 तक एवरेज जाती है। और अगर आप बड़ी एक्यूरेसी से काम किया है, आपने बड़ी एक्यूरेटली आपने वॉल्यूम मेजर किए हैं, एक्यूरेटली ड्रग वे की है, एक्यूरेटली वॉल्यूम मेकअप किया है, फिर ही ये वैल्यू 0.999 तक जाती है। सोल्यूशन के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आपने सोल्यूशन प्रॉपरली बनाया कि नहीं, और वो मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मच टाइम यू एक्चुअली गिवन फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, and then how much time you actually given for partition of a liquid in a liquid जब आपने वर्किंग सोल्यूशन बनाया। तो ये दोनों सोल्यूशन की मिक्सिंग भी बड़ी इफेक्ट करती है। अच्छा, तीसरा फिर आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत डिपेंड करती है कि अगर वो सेंसिटिव है तो वो माइन्यूट कंसंट्रेशन भी डिटेक्ट कर लेगा, अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो वो फिर माइन्यूट कंसंट्रेशन को नहीं डिटेक्ट करेगा, वो उसको छोड़ देगा। तो इसलिए फिर वो कंसंट्रेशन डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तीसरा फिर आपका हैंडलिंग प्रॉब्लम भी होता है। आपने हैंडल किया है फर्स्ट टाइम या आप हैंडल कर रहे हैं रिपीटेडली, आपकी ट्रेनिंग हो गया, आप इस गो थ्रू हो गए हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप पहली दफा किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको उसके वेरिएबल का नहीं पता होता, तो वो वेरिएबल्स आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते, इवन के वो आपके कंट्रोल में होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं वो वेरिएबल कंट्रोल। तो वो जब आप करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक होता है। तो स्टैंडर्ड कर्व वैलिड उस वक्त है व्हेन द आर स्क्वायर वैल्यू इज 0.999। अगर वो नहीं है तो फिर आपको दोबारा से काम करना है। कोई एक डायल्यूशन में फ़र्क है तो वो डायल्यूशन दोबारा बनानी है, उसका 3 दफ़ा एनालिसिस करें। और अगर आपने तीन दफ़ा वो डायल्यूशन बनाए और उन सबका एनालिसिस करें तो फिर आप उसको इसकी जगह रिप्लेस करें। इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा चलें, अब मैं जो आपको बता रहा था कि वो इसकी एक तो वैलिडिटी, अब यहाँ पे m और b की वैल्यू हमने दो डिफरेंट सेल्स में लिख ली है। हम फाइंड करना चाहते हैं, जब हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो हमने ड्रग को, पैरासीटामोल को एक क्लोरोफॉर्म ली 10 ml और 10 ml हमने बफर लिया जिसमें पैरासीटामोल की सॉलिबिलिटी थी। हमने किसी एक में सॉल्वेंट में ड्रग को डिजोल्व कर लिया और अब हमने उसको उस सेपरेटिंग फनल में डाल के इनको मिक्स करना शुरू कर दिया। तो मिक्स किया यानी कि हम पार्टीशनिंग करना शुरू कर दी। तो आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ पार्टीशनिंग हमने इसको फिर सेपरेट होने दिया और हमने दोनों लेयर्स को वहां से रिमूव कर दिया। हमने अब्जॉर्बेंस ली क्लोरोफॉर्म में से, तो उसकी अब्जॉर्बेंस जो आई है वो 0.986 आई, और हमने जो अब्जॉर्बेंस ली एक्वा सोल्यूशन की उसकी जो आई है वो 0.218 अब्जॉर्बेंस है। तो ये अगर इस 1 से ज़्यादा अब्जॉर्बेंस आ रही है तो आपको डाइल्यूट करना है उसको, आप उसको फर्दर डाइल्यूट करेंगे। वो आप डाइल्यूशन उसी सॉल्वेंट के साथ करेंगे जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑटो ज़ीरो करना ज़रूरी होता है। आप उसी सॉल्वेंट से, जिस सॉल्वेंट में आप सोल्यूशन बना रहे हैं उससे आप ऑटो ज़ीरो करेंगे और फिर आप इसका अब्जॉर्बेंस लेंगे। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये आपको बताने के लिए ये इतनी अब्जॉर्बेंस आ गई और ये इतनी आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है इस अब्जॉर्बेंस से ये y की वैल्यू हमारे पास आई है और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि x कितना है, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है उसकी। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और x फाइंड करें तो x होगा y माइनस बी ओवर m, यानी कि पहले हमने y में से b माइनस करना है और फिर हमने m से डिवाइड करना है। तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ही ये इस तरह प्रोसेस होगा। ब्रैकेट पहले सॉल्व की जाती है और बाकी बाद में सॉल्व किए जाते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो पहले डिवीजन सॉल्व की जाएगी और फिर सब्सट्रैक्शन की जाएगी। तो b को m से डिवाइड करके y से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो जो कि गलत रीडिंग है। तो इसलिए आपने इक्वेशन जो है वो लगानी है ब्रैकेट के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन लगा रहा था, तो ये हमने इक्वेशन लगाई, ये लास्ट टाइम लगी हुई थी, दोबारा बताते हैं। इज इक्वल टू प्रेस करना है आपने फ्रॉम योर कीबोर्ड, उसके बाद फिर फार्मूला शुरू हो जाएगा।
तो उसमें क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर y, ये y की वैल्यू है, इसको क्लिक करेंगे, फिर आप माइनस प्रेस करेंगे क्योंकि आपने उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, y माइनस बी, तो b आपने ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आप इसकी ब्रैकेट बंद कर देंगे और डिवीजन का साइन लगाएंगे और फिर डिवाइडेड बाय m है क्योंकि इस इक्वेशन में डिवाइडेड बाय m है, तो हम m को प्रेस करेंगे और हम फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये उसका कंसंट्रेशन का आंसर आ जाएगा। अगर हमने ये सेम फार्मूला ड्रैग करना है टू द कॉलम्स ऑन द राइट और लेफ्ट साइड, और हमने टू द रोज ऑन डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स ड्रैग करना है, तो फिर हमें कुछ वैल्यूज जो कि चेंज होनी है उनको तो हमने कुछ नहीं करना, वो तो चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो वैल्यूज वहां से चेंज नहीं हो रही तो उनको हमें स्टैटिक करना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये ड्रैग करना है ऐसे नीचे, यूं हमने इसको ड्रैग करना है, तो हम चाहते हैं कि ये जो अगली एब्जॉर्बेंस है उसकी वैल्यू भी आ जाए, तो वो जब हमने इस तरह ड्रैग किया तो उसमें तो एरर आ गया है क्योंकि उसने अब m की जगह ये वाला सेल चूज किया है और b की जगह y की जगह ये सेल चूज किया, m की जगह ये और b की, और m और b तो यहाँ लिखे नहीं हुए थे। इसका मतलब है जब हमने ये फार्मूला लगाया है तो हमें m और b की जो वैल्यू है उसको हमें स्टैटिक करना है, यानी कि वो वहीं से ही पिक की जाए, तो उसके लिए डॉलर साइन होता है। अगर हमने कॉलम को करना है स्टैटिक तो वो अब ये कलर से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं किस किस को करने लगा। ये जो ब्लू कलर आ रहा है वो ब्लू कलर आपने चेंज करना है क्योंकि अगली y की वैल्यू आएगी। रेड कलर जो आ रहा है ये b की वैल्यू आ रही है, तो ये आपने स्टैटिक रखनी है, और ये जो पर्पल सा कलर आ रहा है ये आपका m की वैल्यू है, ये भी आपने फिक्स रखनी है। तो हमने आप अगर शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन लग जाएगा, तो आपने कॉलम को करना है तो उससे पहले डॉलर साइन, आपने रो को करना है तो उससे पहले डॉलर साइन। तो फॉर एग्जांपल हम दोनों कर लेते हैं, इसी तरह इसमें भी रो से पहले डॉलर साइन और कॉलम से पहले आप डॉलर साइन लगा दें, इसको आप एंटर करें और फिर आप इसको अब ड्रैग करें, तो अब देखें उसने कोई ऐसा एरर साइन नहीं दिया और उसने कंसंट्रेशन फाइंड करके दे दिया आपको। तो हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर ली है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में थी ड्रग की, और सिमिलरली हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर ली है जो कि हमने एक्वा सॉल्यूशन में थी। अब लॉग पी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी, वो उसका फार्मूला है कि हमने नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वा सॉल्वेंट लेनी है, तो वो ये फार्मूला लगाया हुआ है। नेचुरल लॉग log 10 यानी कि लेना था हमने, नेचुरल लॉग लिया हमने f18 ओवर f19 यानी कि ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड किया तो वो 1.72 आ गया, तो हम इसकी लॉग पी बताते थे। ऐसे ही हमने मेटफॉर्मिन के ऊपर एनालिसिस किया तो उसकी भी लॉग, उसकी लॉग पी हमें 1.515 इस तरह से आई। अगर हम यही वाली कंसंट्रेशन डिफरेंट आ सकती हैं यानी कि अब्जॉर्बेंस, लेकिन हमने तो एक ही जैसी अब्जॉर्बेंस उधर उधर लिख के तो फिर कैलकुलेट किया, तो इतना तो जरूरी नहीं इतना आया है, ये तो आपको एक तरह समझाने के लिए था। तो ये आपकी थोड़ी सी रिहर्सल हो गई है। अब हम आते हैं कि आज हम क्या करना चाहते हैं। आज मैं आपको फिर उससे आगे क्या बताने लगा, तो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वे कि हमने पैरासीटामोल ली, हमने उसका वर्किंग सोल्यूशन बनाया, फिर हमने पहले उसका स्टॉक सोल्यूशन बनाया। फॉर एग्जांपल हमने स्टॉक सोल्यूशन जो बनाया हमने 1 मिलीग्राम वे की, या हमने 10 मिलीग्राम वे की, या हमने 100 मिलीग्राम वे की, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल वॉल्यूम जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इसको जरा यूनिफॉर्मिटी में ही स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेरा बैलेंस 50 mg से नीचे नहीं प्रॉपर वे करता तो मैंने 50 mg वे कर लिया, तो डिपेंडिंग अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ बैलेंस भी है। 50 mg मैंने वे कर ली और 50 ml की मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लिया। फॉर एग्जांपल वो 50 भी नहीं कर सकता, वो 100 कर सकता, तो मैंने 100 mg वे कर लिए और मैंने 100 mg की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लिए, और उसके बाद मैंने उसका वॉल्यूम मेकअप किया है, उसका सोल्यूशन बनाया है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन 1 मिलीग्राम पर ml बन जाएगा। 50 को अगर मैं 50 वॉल्यूम कर दूं और 100 वाले को मैं अगर 100 वॉल्यूम कर लूं तो ये 1 मिलीग्राम पर ml सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि ये मुझे एक ऐसा यूनिफॉर्म सा डिजिट बना है जो कि मैं आगे डाइल्यूट वर्किंग सोल्यूशन बनाने में और उसमें मुझे इजी होगा। अब फिर मैंने उससे वर्किंग सोल्यूशन बनाना शुरू किया। ये 1 मिलीग्राम मीन 1000 माइक्रोग्राम पर ml का मेरा सोल्यूशन है जो कि वर्किंग सोल्यूशन है। इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल 1 ml लिया और मैंने उसको फिर
50 या वो 100 कर लिया, फॉर एग्जांपल उसको मैंने 100 कर दिया है 1 ml लेके, तो 1 ml में मैंने 1000 माइक्रोग्राम विड्रॉ किए हैं और उसको मैंने 100 कर लिया, तो ये 10 माइक्रोग्राम पर ml बनता है। तो मेरा वर्किंग सोल्यूशन 1 ml लेने से 10 माइक्रोग्राम पर ml बन जाएगा। इससे मैं डाइल्यूशन बनाऊंगा तो वो बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, तो मुझे इतना कम पे नहीं जाना। तो मैं फॉर एग्जांपल उसमें से मैंने, और इतना कम वॉल्यूम स्टॉक सोल्यूशन का लेना और उसको इतना बड़ा कर लेना ये भी एडवाइजेबल नहीं होता। तो आप ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम लें ताकि एरर के चांसेस कम होते जाएं, क्योंकि एरर उस सोल्यूशन में ज़्यादा होता है जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, एरर उसमें कम होता है जो फुल्ली सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो आप फॉर एग्जांपल उसमें से मैंने 50 ml ले लिए हैं, या मैंने उसमें से 20 ml ले लिए हैं, या मैंने उसमें से 100 ml ले लिए हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने उसमें से 10 ml ले लिए, 10 ml लेके आपने उसको 50 ml कर लिया है, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 50 ml की, तो आपने 10 ml लिया है, तो 10 ml में आपके एक में 1000 माइक्रोग्राम थे, तो 10 में 10,000 माइक्रोग्राम आपने लिए और वो 50 ml में डाल दिए, तो ये 2000 माइक्रोग्राम पर ml की वर्किंग सोल्यूशन बन जाएगी। अंडरस्टैंडेबल है? 2000 माइक्रोग्राम पर ml, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2000 जवाब है। 2000 माइक्रोग्राम का आपका वर्किंग सोल्यूशन है। इससे अब आपने डाइल्यूशन बनानी है। अगर मैं इसमें से 1 ml लूंगा तो उसमें 2000 है, तो उसको मैं अगर 100 ml कर दूंगा तो 2000 को मैं 100 में करूं तो ये 20 माइक्रोग्राम पर ml बन जाएगी। अगर मैं इसमें से 2 ml लूंगा तो ये 40 माइक्रोग्राम पर ml बन जाएगी। फिर मैं 3 ml लूंगा तो ये इसी तरह 60 माइक्रोग्राम, 70 माइक्रोग्राम, 80 माइक्रोग्राम, ये बड़ी बड़ी कंसंट्रेशन बन रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें से 0.1 ml लूंगा और फिर वो मैं 100 ml कर दूंगा तो ये फिर 2 माइक्रोग्राम बन जाएगी। तो ऐसे कोई भी मेथड लेके आपने उसकी डाइल्यूशन बनानी है। तो फॉर एग्जांपल अब हमने ये वाला एक कर्व बना लिया, वो वही वाला कर्व है जो कि पीछे आपको दिखाया है, इसलिए इतना परेशान नहीं होना। उसी में कंसंट्रेशन आपने 2, 4, 6, 8, 10 ली, एब्जॉर्बेंस आपने ये वाली ले ली है। तो आपने उसका स्टैंडर्ड कर्व ड्रा किया, उसके ऊपर आपने इक्वेशन राइट की और उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू ले ली। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको बताएगी कि ये कर्व हम यूज कर सकते हैं या ये कर्व हमारे काम का नहीं है। अगर ये कर्व आप यूज कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ से एक्स वाई के अगेंस्ट आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स की, तो उसके लिए आपको एम और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने इसी तरह से एम और बी की वैल्यू आपने एक कॉलम में बी लिखा, एक कॉलम में किसी एक सेल में बी राइट किया, किसी एक कॉलम में आपने उसको उसकी वैल्यू फिर राइट कर दी, ये जो 0.0505 है वो आपने यहाँ राइट कर दी। इसी तरह आपने उसके साथ ही कहीं पास ही एक कॉलम में एम लिखा और दूसरे कॉलम में फिर उस कॉलम के नीचे नेक्स्ट रो में आपने सेपरेट सेल में एक उसकी वैल्यू लिख दी जो कि 0.0509 है, ये आपने वहां पे राइट करना है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे थे, आपने लगाई हुई थी फॉर एग्जांपल हमारा अब का एनालिसिस ये है कि अब आपने डिसोल्यूशन लगाई हुई है। तो सबसे पहले जरा समझने वाली बात है कि डिसोल्यूशन में आपने क्या किया। हमने एक टैबलेट प्रिपेयर की है, हमने कोई ऑइंटमेंट प्रिपेयर की है, हमने कोई इमल्शन बनाई है, हमने कोई पैच डेवलप किया हुआ है, हमने कोई कैप्सूल फिल किया हुआ है फ्रॉम माइक्रोस्फीयर इन अ वे सच अ वे, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने किया हुआ है। तो डिसोल्यूशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ के लिए हम उसको बनाते हैं, हम उस मीडिया में उसको चेक करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है रेजिडेंस टाइम ऑफ एनी डोजेज फॉर्म इन द जीआईटी। तो रेजिडेंस टाइम अगर आप समझें तो रेजिडेंस टाइम जो जीआईटी में होता है उसमें कोई भी जो ड्रग है वो रिजाइड कर सकती है, वो स्टे कर सकती है इन द स्टमक फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडेनम, जिजनम और इलियम। डोडेनम में वो 0.5 आवर्स तक रह सकती है, जिजनम में वो तकरीबन 0.5 आवर्स तक रह सकती है, 0.5 आवर से 1 आवर तक रह सकती है, इलियम में वो मैक्सिमम 2 आवर्स तक रह सकती है। तो ये तकरीबन 3 घंटे बनते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे बनते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का रेजिडेंस टाइम है। तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 आवर्स टू 4 आवर्स कह लें, 3 to 4 आवर्स उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना है। फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो सीकम में चली जाएगी। सीकम 5.8 pH का होता है।
तो पहले वो 5.8 pH में रहेगी, वहां से उसको प्रोपेल कर दिया जाएगा 7.4 pH के मीडिया में, तकरीबन 7.4 pH आती है इन द ट्रांसवर्स कोलोन। फिर वो डिसेंडिंग कोलोन जो कि 7 pH की होती है वो उसमें चली जाती है। अच्छा, तो अब आपने अगर किसी भी डिलीवरी सिस्टम को टारगेट किया है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, तो आप उसकी डिसोल्यूशन उसी मीडिया में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो रिटेंटिव है, जिन लोगों की फ्लोटिंग है या जिन लोगों की म्यूकोडिसिव है या जिन लोगों की किसी भी तरह से वो स्टे कर रही है विद इन द स्टमक, वो गैस्ट्रो रिटेंटिव है। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव ने होल टाइम पीरियड के लिए रिटेन रहना है विद इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी जो कि स्टमक है। तो उसकी डिसोल्यूशन लगाई ही जाएगी सिर्फ और सिर्फ स्टमक में, यानी कि उसकी डिसोल्यूशन जो है वो लगाई जाएगी जब आप 1.2 HCl मीडिया विद पेप्सिन एंजाइम या कोई और जो भी आपका फार्माकोपिया जिस तरह से उसके सिमुलेटर बताता है, एटलीस्ट सिमुलेशन जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 RPM उसकी रेवोल्यूशन है और उसकी pH 1.2 HCl pH 1.2 होनी चाहिए। तो ये लीस्ट कम से कम उसकी सिमुलेशन कहलाती है। तो आपने उसके लिए सिमुलेट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल एक डिलीवरी सिस्टम जो है वो कोलोन टारगेटेड है, तो उसने रिलीज नहीं करना है जब वो 1.2 pH पे गया है या जब वो ड्यूडेनम 5.8, 6.8 और 7.4 पे थोड़ी देर के लिए एक्सपोज हुआ है, उसने वहां पे रिलीज नहीं करना। उसने उस वक्त रिलीज करना है जब उसने 7.2 pH पे रीच करना है या 7 pH पे रीच करना है। तो वो पहले नहीं आती या बड़े थोड़े पीरियड के लिए आती है तो सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, तो उसने कोलोन में जाके करना है। तो उसके लिए आपको तीनों में टेस्ट करना पड़ता है। आपको पहले HCl में टेस्ट करना पड़ेगा फॉर 2 आवर्स या 0.5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन मोटिलिटी के ये कितनी जल्दी मूव कर सकती है। 0.5 से 2 आवर्स के लिए आपको HCl में करना पड़ेगा। फिर इस तरह 3 से 4 घंटे के लिए आपको उसको जो 6.8 pH होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन एन एवरेज, आपको उसके ऊपर उसको टेस्ट करना पड़ता है। फिर आप उसको 7.2 pH के ऊपर करते हैं जो कि ट्रांसवर्स कोलोन की है। फिर आप 7 pH उसकी मेंटेन करते हैं। तो 7.2 ऑन एन एग्रीगेट एक हमने कंसीडर की हुई है कि ये कोलोन में अगर हम कर ले तो कोलोन के लिए टेस्ट किया जा सकता है। तो आपने फाइंड करना है कितनी कंसंट्रेशन जो है वो एसिड में रिलीज हुई है, कितनी कंसंट्रेशन आपकी इन द बेसिक कंडीशन रिलीज हुई और कितनी कंसंट्रेशन आपकी ये न्यूट्रल के रीजन में जाके ड्रग रिलीज की है। तो क्यों कोलोन टारगेटेड है तो उसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए रिलीज बिफोर रीचिंग 7.2 कंसंट्रेशन। तो आपने फाइंड करना है कि अगर कोई किया तो वो कितनी की है और कितनी रीच की है एट द टारगेट साइट, और फिर वो वहां पे किस तरह से ड्रग रिलीज की है। अच्छा, बाकी डिसोल्यूशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप उसको देख लेंगे कि डिसोल्यूशन में हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। ये मीडिया हम कितनी देर बाद कैसे साइफन किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, फिर आप उसका कैसे एनालिसिस करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अब बात यह है कि आपने एक फार्मूलेशन डिजाइन की डिसोल्यूशन बनाने करने के लिए, आपने पहले फार्मूलेशन बनाई है। आपने एक फार्मूलेशन बनाई जिसका वेट जो है वो 250 mg आपने टोटल रखा। टोटल वेट ऑफ द फार्मूलेशन जो है वो 250 mg है और आपने उसमें 100 मिलीग्राम ड्रग ऐड की है, यानी कि 100 मिलीग्राम ड्रग है, बाकी एक्सीपिएंट है, तो टोटल वेट ऑफ द टैबलेट जो है वो 250 mg बन रहा है। अंडरस्टैंडेबल है? ये आपका सेट फार्मूलेशन है। अब जब आपने उसको फार्मूलेशन बना के अब आपने उसको कंप्रेस करना शुरू किया, आपने टैबलेट बनाना शुरू की, तो डाई जो है वो 250 mg की डाई नहीं थी। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने एक दफा फार्मूलेशन बनाई तो आपको ये फेस किया होगा आपने, तो वो डाई 250 mg की नहीं थी, डाई जो थी वो 400 to 500 मिलीग्राम कंप्रेस करने की कैपेबल है। तो इसका तो आसान साल ये है कि आप या तो 500 मिलीग्राम की डिजाइन कर लें टैबलेट, तो या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लें कि इसमें अब कितनी ड्रग आ गई है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, वो पीछे वाला फार्मूलेशन चेंज करने की बजाय अगली वाली कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो आपने टैबलेट कंप्रेस की, तो टैबलेट का आपने वेट किया तो वो आया 410 410 मिलीग्राम। आपने 100 मिलीग्राम ड्रग डाली थी 250 mg में। अब आपने जब टैबलेट को कंप्रेस किया है तो टैबलेट का वेट जो आ गया है वो 410 मिलीग्राम आ गया, यानी कि ये तो ज्यादा आ गया, तो इसमें ड्रग फिर ज्यादा होगी। तो आप इजीली एक्सेल में ड्रग फिर कैलकुलेट कर लेंगे।
यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी जो 100 मिलीग्राम ड्रग थी, यानी कि ये मैंने उसके अंदर रखी हुई है Q1 के अंदर, ये 100 मिलीग्राम ड्रग मैंने रखी हुई थी किसमें, जो डिवाइडिंग फैक्टर है, यानी कि ये 401 जो है 410 के अंदर कितनी होनी चाहिए अगर 100 मिलीग्राम इन 250 है, तो डिवाइडेड बाय 250, 410 डिवाइडेड बाय 250, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो ये मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, यानी कि मैंने कहा कि 250 410 ब्लू में और रेड में 250, 410 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मुझे पता लग जाएगा कि 400 के अंदर कितनी ड्रग होगी, फिर 410 के अंदर कितनी ड्रग होगी। तो वो आ जाती है तकरीबन 164 mg। तो इतनी ड्रग अब एक्चुअली इस टैबलेट के अंदर है, जो कि हमारी डिजाइंड टैबलेट 250 mg पर 250 mg की टैबलेट कंटेनिंग 100 mg ड्रग वो थी। जब कंप्रेस हुई तो वो 410 में कंप्रेस हो गई, तो उसमें 164 मिलीग्राम ड्रग आ गई। अच्छा, अब जब आप डिसोल्यूशन ऑन कर रहे हैं तो अब आपने कुछ ना उस टैबलेट को एक मीडिया के अंदर डालना है, जो कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में है, और उसके ऊपर 50 रेवोल्यूशन में आप उसको शेक कर रहे हैं, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है, और उसमें अंदर कोई पीएच भी मेंटेन की हुई है मीडिया की, जो कि सिमुलेटेड कंडीशन है। फॉर एग्जांपल आपने गैस्ट्रोरिटेंटिव के लिए कर रहे थे, तो स्टमक का मीडिया जो है वो 900 ml के राउंड अबाउट होता है। स्टमक में एक टाइम जो 30 मिनट्स में जो एक स्टार्टिंग मोमेंट में जो रिप्लेस होता है वो 900 ml तक मीडिया रिप्लेस होता है, तो इसलिए आप इसकी डिसोल्यूशन 900 ml में लगाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रांस डिफ्यूजन सेल में ये कर रहे थे डिसोल्यूशन, तो फ्रांस डिफ्यूजन सेल में 10 ml मीडिया होता है, तो वो 10 ml स्विरल कर रहा होता है, तो आप यहाँ पे 10 ml डिसोल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml लिखेंगे। ये जो वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मैंने लिखा है वो 900 ml यहाँ लिखा है, तो 900 ml आपने डिसोल्यूशन का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोरिटेंटिव के लिए। अब ये मैंने पैचेस के लिए आपको फ्रांस डिफ्यूजन सेल लगाना पड़ेगा, आपको ऑइंटमेंट क्रीम्स के लिए फ्रांस डिफ्यूजन सेल डिसोल्यूशन के लिए लगाना पड़ेगा, तो उसमें वॉल्यूम यहाँ 10 ml होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, करके दिखा दूंगा। तो अभी सबसे पहले गैस्ट्रोरिटेंटिव वाली डोजेज फॉर्म के लिए, या कोलोन टारगेट, कोलोन में अगर ड्रग कर रही है तो वो 900 ml नहीं, वहाँ 400 ml तक, 250 से 400 ml तक मीडिया होता है, तो उसको फिर यहाँ 400, 250, 400। इसी तरह अगर आप बकल कैविटी में रख रहे हैं तो वहाँ पे भी 250 ml से ज़्यादा मीडिया नहीं होता, तो उसको भी 250 ml में आप डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, रिगार्डलेस कम टू वन वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल हम स्टमक के लिए कह रहे थे 900 ml मीडिया, आपने 900 ml मीडिया के लिए ये बनाना है, जो कि आपने डिसोल्यूशन परफॉर्म करना है। हमने अब क्या किया है, हमने 410 की एक टैबलेट थी, उसको हमने 900 ml मीडिया में डाल दिया। इट मींस आपने कितनी कंसंट्रेशन डाली है, अगर आप इसमें से 1 ml विड्रॉ करें तो वो कितनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होगा। तो इट मींस के 410 मिलीग्राम जिसमें कोई ड्रग की कंसंट्रेशन है जो हमने कैलकुलेट किया और वो 164 mg है, वो ऐड हो गई है इनटू 900, वो डाइल्यूट हो गई है। अगर वो डिसॉल्व हो जाएगी तो इट इज एक्चुअली डाइल्यूटेड इनटू 900 ml। होल टैबलेट अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो होल टैबलेट डिसॉल्व होकर इतनी ड्रग उसके अंदर कंसंट्रेशन डेवलप कर सकती है। वो हम कर सकते हैं कि अगर हम 164 मिलीग्राम को 900 ml से डिवाइड कर दें तो वो हमें पता लग जाएगा कितने मिलीग्राम पर ml ये कंसंट्रेशन बन गई है। अच्छा, अब आप जब देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मैंने एनालिसिस किया था और लीनियरिटी जो है वो लीनियरिटी 50 माइक्रोग्राम तक आई है, 50 माइक्रोग्राम के बाद लीनियरिटी नहीं आई, ये भी आपको लास्ट लैब में थोड़ा सा बताया हुआ था। तो लीनियरिटी अगर नहीं आई 50 माइक्रोग्राम के बाद तो आपकी ये कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे वो कंसंट्रेशन भी 50 माइक्रोग्राम से कम की अगर होगी तो फिर वो आपको डिटेक्ट होगी, अदरवाइज वो 1 से ज्यादा अब्जॉर्बेंस देना शुरू कर देगी, जो कि फिर रीडेबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने जब 164 जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूं तो मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया, तो मैंने इसको डिवाइड किया है अगेंस्ट दिस वन, तो ये वैल्यू जो आ रही है ये 0.1822
क्या आ रहा है जवाब, मिलीग्राम ड्रग थी ना, तो ये मिलीग्राम में जवाब, मिलीग्राम पर ml। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे माइक्रोग्राम पर ml दूंगा। मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 182.22 माइक्रोग्राम पर ml अब कंसंट्रेशन है आपके उस डिसोल्यूशन मीडिया की। तो हमने कहा है कि 50 माइक्रोग्राम पे या 20 माइक्रोग्राम पे, इसमें अगर हम 20 माइक्रोग्राम लगाते तो हो सकता था 20 माइक्रोग्राम जो है वो 1 के राउंड अबाउट पहुंच जाता। तो 20 माइक्रोग्राम पे अगर हम जाते हैं तो वो रीडिंग एरेटिक हो जाती है, वो 1 रीडिंग आना शुरू हो जाती है। इसलिए हमने इसको फिर फर्दर डाइल्यूट करना है। इसका मतलब है ये इसमें जितनी कंसंट्रेशन आई है उसको हम फर्दर डाइल्यूट करेंगे तो 20 के राउंड अबाउट आएगी। अगर मैं इसको 10 टाइम डाइल्यूट कर दूं, मैंने यानी कि 10 टाइम इसको डाइल्यूट 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 18.22 माइक्रोग्राम आएगी, which can be detected by maximum concentration which can be detected by spectrophotometer। ये हमने फाइंड किया है जब हमने स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करके देखा। तो अगर हम 18.22 माइक्रोग्राम मेजर करेंगे तो वो फिर हमें 1 से कम वैल्यू देगी। तो ये हमने एक फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो क्योंकि हमने लिख लिया, सारे सिलेक्ट करने थे, सिर्फ 1000 मल्टीप्लाई करना था, हमने जितना डाइल्यूट करना था वो डाइल्यूशन भी हमने एक सेल में लिख ली, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो डाइल्यूशन हमने 10 टाइम्स किया तो 10 हमने लिख दिया, तो हमने फिर उससे डिवाइड कर दिया। तो 164 ब्लू में है, रेड में 900 है, 164 डिवाइडेड बाय 900 एंड देन डिवाइडेड बाय द डाइल्यूशन जो कि पर्पल में है 10, उससे भी डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया हमने इसको 1000 से। तो ये हमारा एक आंसर आया। ये आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है डिसॉल्व ड्रग की इन दैट मीडिया जिसमें आपने डिसोल्यूशन लगाई है। अब आप डिसोल्यूशन लगाइए 900 ml में, जब भी आपने 1 ml सैंपल विड्रॉ किया तो उसमें 900 ml मीडिया डाला है तो वो 10 टाइम डाइल्यूट हुई है। अब ये 10 ml जो है ये इसकी कंसंट्रेशन आपकी मैक्सिमम व्हेन होल ऑफ द ड्रग विल बी डिसॉल्व्ड वो होगी 18.22। तो ये कहलाएगी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकली इतनी टोटल कंसंट्रेशन है, और जब आप कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो आप इससे कंपेयर करके उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, यानी कि जितनी आपकी कंसंट्रेशन आई है आप इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी वो कंसंट्रेशन इतनी आई है। अच्छा, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये हमने ये फाइंड करके, यानी कि 164 हमने अलहदा फाइंड किया, फिर हमने ये किया, हमें अलहदा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा 250 की हमने फार्मूलेशन बनाई, वो 100 mg उसमें ड्रग है, अब हमसे कंप्रेस हो गई है 410, तो अब हमने उसको 900 ml में डाल दिया, फिर हमने उसको 10 टाइम डाइल्यूट किया, तो हम ये सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि हमने 410 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन 100 एंड डिवाइडेड बाय 900 एंड डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 1000 एक्चुअली माइक्रोग्राम के लिए, तो वो आपको जवाब आएगा तो वो भी सेम 18.22 आ जाएगा। यानी कि आपको ये अलहदा